हेलो फ्रेंड्स। तो गेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप थ्योरी से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और जीओटी पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि D8 की करैक्टर टेबल आपको दी गई थी। यहाँ आपको जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो सिंबल थे वो दिए हुए थे, मूलिगन सिंबल्स A1, A2, B1, B2, E1, E2, E3। और यहाँ आपको जो ऑपरेशन ई आइडेंटिकल ऑपरेशन है उसके नीचे ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया हुआ था, और यहाँ सम पूछा हुआ था ए प्लस बी प्लस सी डी जी एच। और यहाँ दो करेक्टर्स जो करेक्टर एलिमेंट है उनको हमें फाइंड आउट करके और इसका क्या करना था, सम निकालना था। तो क्वेश्चन को करना क्या था कि सबसे पहले हमें यह पता होता है कि जब हम मूलिकन सिंबल्स को डिनोट करते हैं, जो ई के नीचे करेक्टर्स होते हैं आइडेंटिकल ऑपरेशन के, अगर नीचे जो भी करेक्टर्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायमेंशन। क्या कहलाते हैं, डायमेंशन। इफ डायमेंशन की वैल्यू क्या हो, अगर 1, इफ डायमेंशन की वैल्यू क्या हो 1, तो हम इसको डिनोट करते हैं A1 ए और बी से, ए और बी से। मीन्स अगर ए और बी डिनोट कर रहे हैं इसका मतलब वहां डायमेंशन का जो करेक्टर है E1 आइडेंटिटी ऑपरेशन के नीचे क्या है, जो भी करेक्टर आएगा उसका क्या होगा, वैल्यू 1। दूसरा अगर करेक्ट डायमेंशन क्या हो 2, तो हम यूज करते हैं ई। डायमेंशन की वैल्यू क्या हो 2, तो हम यूज करते हैं ई। एंड इफ 3 डायमेंशन की वैल्यू क्या हो 3, देन वी यूज टी। 1 2 ये हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं सब्सिडरी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्लस माइनस वहां देख के करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इनका रोल नहीं था 1 2 1 का इनका, तो हमें मेन फोकस करना था कि सिंबल क्या लिखा हुआ है ए बी। तो मीन्स देखिए यहां अगर ए लिखा हुआ है तो डायमेंशन जो ई का करेक्टर होगा वो क्या होगा 1। इफ डायमेंशन इज 1 देन वी राइट ए। तो मीन्स हेयर क्या है ए, तो मतलब यहां अगर ए लिखा हुआ है तो ई का डायमेंशन क्या रहा होगा, करेक्टर्स 1, मतलब ए की जगह क्या आएगा 1। और यहां भी ए है तो यहां भी क्या आएगा 1। इसी तरह अगर बी है, अगर देखिए हम ए और बी दोनों लिखते हैं, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल एक्सिस सब्सिडरी एक्सिस पे क्या है, सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, वो हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां देखिए क्वेश्चन अगर बी है तो यहां इसकी वैल्यू क्या रही होगी, सी की वैल्यू 1, और इसी तरह यहां बी है तो डी की वैल्यू 1। अब देखिए ई है, ई के लिए हमने बोला कि अगर डायमेंशन क्या हो 2, देन वी राइट ई। मीन्स यहां ई लिखा हुआ है तो यहां E2, ई की वैल्यू क्या रही होगी 2, एफ की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू 2। मीन हमारे पास यहां क्या आ चुका है, ए की वैल्यू आ चुकी है, प्लस बी की वैल्यू, प्लस सी की वैल्यू, प्लस डी, प्लस ई एफ और जी। सॉरी, ये डी की वैल्यू, ई की वैल्यू होगी 2 और एफ की वैल्यू 2 प्लस जी की वैल्यू 2। अब हमारे पास बचता है एच आई और जे। इसको कैसे फाइंड आउट करना था, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एच आई जे और के, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन अच्छे से याद है, मुझे इसमें डाउट है कि अगर जो जे की वैल्यू दी हुई है, यहां जो जे लिखा हुआ है वो यहां C2 डेज के नीचे था या C2 डबल डेज के नीचे। मैं दोनों केस डिस्कस करूंगा कि इनके आंसर क्या होने चाहिए। अगर जे यहां प्लेस किया गया था तो क्या आंसर होगा, अगर यहां जे प्लेस किया हुआ तो क्या आंसर होगा। तो इससे पहले देखिए हमें क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है कि जे कहीं भी लिखा हो हमें इससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि जे यहां की बजाय कहीं भी लिखा हो सकता था। तो हमें सोल्व कैसे करना है, देखिए इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं जीओटी के सबसे पहले 2 पोस्टुलेट्स, जीओटी थ्योरम के 2 पोस्टुलेट्स। मान लीजिए आपको कोई भी करैक्टर टेबल दी हुई है, यहां आपको इरिड्यूसिबल सिंबल, मूलिकन सिंबल दिए हुए, मान लो A1 B1 कुछ भी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है, एक रूल ये है कि द करेक्टर ऑफ एनी टू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम ग्रुप विल बी ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मतलब कहने का यह है कि किन्हीं भी 2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक ये वाली है और एक ये वाली, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल। मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, ऑर्थोगोनल, ठीक है दोस्तों। और वो इक्वल किसके होगी, 0 के। अब देखिए मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है, जैसे कि यहां कोफिशिएंट क्या है 1 1 1 एंड 1। तो यहां अगर हम IR1 इंटू IR2 करते हैं तो यहां क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को साथ में मल्टीप्लाई करना है। मीन्स क्या करना है, जो ऑपरेशन हमने लगाया हुआ है उसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, साथ में मल्टीप्लाई। मीन्स अगर IR1 करते हैं एंड IR2 तो दोनों के इनके करेक्टर क्या है 1 इंटू 1, और साथ में E1 का क्या है कोफिशिएंट 1, प्लस यहां देखिए इसका क्या है L2, यहां 1 और यहां करेक्टर क्या है 1, जो उसका कोफिशिएंट है वो, तो 1 इंटू 1 इंटू L2। इसी तरह नेक्स्ट टाइम क्या होगा M2 इंटू 1 इंटू 1,
m2 प्लस m2 इंटू 1 इंटू 1, इसी तरह n2 इंटू 1 इंटू 1। सिंपल मान लीजिए यहां जैसे यहाँ कोफिशिएंट दिया हुआ है 2 एंड 3, ऑपरेशन के आगे क्या दिया हुआ है, कोई ऑपरेशन के आगे कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे 1 इंटू 1, जैसे IR1 और IR2 का करते हैं, तो इसकी और इसके आगे जो कोफिशिएंट है मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ क्या दिया हुआ है 1 1, मतलब 1 इंटू 1, और यहाँ जो इसके आगे ऑपरेशन के आगे जो कोफिशिएंट है वो, मतलब बात आपको समझ आ चुकी होगी कि कहने की बात जब दो IR जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में क्या लेंगे जो ऑपरेशन के आगे कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई, तो टोटल ओवरऑल क्या होगा उसका मल्टीप्लीकेशन 0, मतलब वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसी से एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, आपका एक ही पार्ट से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखिए आपके पास मान लीजिए ये वाला सोल्व करना है आपको, k की वैल्यू सबसे पहले क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं लिख देता हूं अगर E2 इंटू E1, E2 इंटू A1, E2 इंटू A1, तो देखिए E2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2, और A1 का 1, और E के आगे 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ E2 का जो कोफिशिएंट है C8 का ये क्या है 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो मीन्स ओवरऑल 2 इंटू 1 इंटू 0। उसके बाद यहाँ क्या होगा -2, यहाँ क्या है प्लस का 1 और 2, तो मीन्स -2 इंटू 1 इंटू 2, यहाँ क्या है 0, मीन्स ये ओवरऑल 0 ही हो जाएगा पूरा, 2 इंटू 1 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए k मीन्स k इंटू 1 इंटू 1, मीन्स k ही बचेगा हमारे पास, प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तो ये ओवरऑल इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 इंटू 4 0, 0 इंटू 1 इंटू 4 0। ओवरऑल किसके इक्वल होगा ये 0 के, क्योंकि दो ऑर्थोगोनल जो दो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 0। तो यहाँ इसको सोल्व करिए 2 प्लस 0 -2 इंटू 2 4, और यहाँ क्या होगा प्लस में k इक्वल टू 0, तो हमारे पास k -4 प्लस 2 का होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2, k की वैल्यू क्या होगी 2। ये हमारे पास आ चुकी है k की वैल्यू, मीन्स मैं यहाँ पुट कर देता हूँ HIJ प्लस k की वैल्यू है 2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम सोल्व करते हैं j के लिए, किसके लिए j के लिए। अब j के लिए मैं सोल्व करता हूँ, इसके लिए देखिए यहाँ अगर हमने j के लिए सोल्व करना है, j किसकी जो मूलिकन सिंबल है वो है B1, मीन्स मैं B1 इंटू A1 करता हूं, तो मीन्स B1 का करेक्टर क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यहाँ क्या है -1 इंटू प्लस का 1 इंटू 2, तो माइनस प्लस -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ क्या है सिंबल -1 इंटू 1 इंटू 2, तो -2, यहाँ क्या है 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस का 2, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 इंटू प्लस का 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये भी क्या होगा हमारे पास है, सॉरी हमारे, अच्छा ये एक बच गया क्या, ठीक नहीं ये ठीक है। यहाँ क्या है -1 इंटू 1, तो यहाँ क्या ये जो प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ क्या है हमारे पास, एक मिनट मिस्टेक हो रही है क्या, दोबारा देख लेते हैं। B1 का 1 इंटू 1 -2 प्लस का 2 माइनस का 2, और उसके बाद प्लस का 1, और यहाँ क्या होगा प्लस का 4, और साथ में क्या हो जाएगा j इंटू 1 इंटू 4, j इंटू 1 इंटू 4, तो मीन्स j, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो +2 से +2 से -2 कैंसिल, यहाँ -2 है यहाँ प्लस का 1 है यहाँ प्लस का 1 है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास आएगा प्लस का 4 और प्लस का 4, j इज इक्वल टू 0। हमारे पास j की वैल्यू क्या आई -4/4 इज इक्वल टू -1। तो अब हम सोल्व करते हैं i और h के लिए, h एंड i के लिए। तो देखिए h और i के लिए करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं A2 इंटू A1। इनका जो ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से हम पता है कि दो इररिड्यूसिबल का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन 0, तो A2 इंटू A1, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, अब इसको करके देखते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, तो प्लस का 1, अगर 2 इंटू 1 इंटू 1 तो प्लस का, तो यहाँ भी 1, इसका 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 2 2,
1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या है कोफिशिएंट 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1, यहाँ क्या है 4 इंटू 1 इंटू एच तो 4h, प्लस 4 इंटू 1 इंटू आई तो 4i। अब क्या होगा, इसका आगे सोल्व कर, जब इसको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 6 प्लस 7 8, और यहाँ क्या है 4n प्लस 4i इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास h प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो गया -8, और यहाँ 4 है तो इसको डिवाइड में करेंगे h प्लस आई इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास देखिए h प्लस आई इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास h प्लस आई की वैल्यू तो आ चुकी है, बट हमें ये नहीं पता कि h की वैल्यू क्या है और i की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर यहाँ हम 5 माइनस का 5 रखते हैं और यहाँ 3 रखते हैं तो भी -2 आएगा। तो हमें ये पता करना है कि h और i की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम सोल्व, अगर मान लीजिए ये करने के लिए हम दोबारा क्या करते हैं a2 इंटू B2 और करते हैं सोल्व, एक इक्वेशन और बनाते हैं B2। a2 का क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या होगा ओवरऑल 1। उसके बाद देखिए a2 का कोफिशिएंट क्या है 1 और B2 का कोफिशिएंट -1, 1 इंटू -1 और यहाँ 2 तो -2। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ देखिए 2 प्लस का है, यहाँ भी प्लस का 2 है, और यहाँ क्या है माइनस का 1 तो ये क्या होगा माइनस का 2। उसके बाद यहाँ प्लस का कोफिशिएंट है, यहाँ भी प्लस का है, और यहाँ भी क्या है प्लस का, तो ये क्या होगा +1। उसके बाद देखिए यहाँ h इंटू 4 इंटू -1 तो यहाँ हमारे पास क्या होगा -4h। देखिए एक बार दोबारा B2 का जो कोफिशिएंट है वो -1, यहाँ h और यहाँ 4 तो ये क्या होगा -4h, और साथ में यहाँ क्या है प्लस का 1 इंटू आई इंटू 4 तो यहाँ 4j इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 1 और प्लस का 1 तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो -4h प्लस 4j इज इक्वल टू 0 मीन्स 4j इज इक्वल टू 4h मीन्स j इज इक्वल टू क्या है h। और जो हमने अभी सोल्व किया था पहले उसमें क्या था, अभी जो हमारे पास है j इज इक्वल टू h। तो मीन्स अब देखिए हमारे पास एक था h प्लस आई वो क्या है -2 के इक्वल है, और h और i क्या है दोनों इक्वल, मीन्स h की वैल्यू -1 रही होगी और i की वैल्यू -1 मीन्स ओवरऑल -2। तो अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, h और i की वैल्यू क्या आ चुकी है, h की वैल्यू -1 और i की वैल्यू -1, और j की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि j की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1। अब देखिए ध्यान से एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर j को यहां प्लेस किया हुआ था क्वेश्चन के अंदर तो j की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो क्या ही है -1। j की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो क्या ही है -1। अगर यही j यहां प्लेस किया होता मीन्स हेयर C2 डेज के नीचे तो इसकी वैल्यू क्या आती +1। तो अब दोनों क्वेश्चन को दोनों हिसाब से सोल्व करके देखते हैं आंसर क्या बनता है। तो देखिए अगर मैं यहां इसका सोम करते हैं सारे का a1 प्लस a2 प्लस a1 प्लस b प्लस c प्लस d प्लस f तो यहां तक ये बनता है 10। टोटल क्या बन गया हमारे पास 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 6 8 और 10। अब देखिए h की वैल्यू क्या है -1, i की वैल्यू -1 और k की वैल्यू +2 मीन्स ये क्या है -1 और +2 तो ये तो क्या हुआ कैंसल। मीन्स हमारे पास क्या बची हुई है j की वैल्यू, इधर 10 है प्लस j, देखिए k की +2 और h और i की -1 तो +2 से -2 कैंसिल हो गया तो 10 प्लस j। अब j की वैल्यू देखिए अगर यहां प्लेस किया हुआ तो हमने निकाली -1 तो 10 -1 क्या होगा आंसर 9। अगर यहां रखा है, अगर आपको पता है या थोड़ा याद हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि j को कहां पुट किया हुआ था। तो यहां देखिए अगर j को यहां रखा होगा इसने C2 1 के नीचे तो ये क्या आएगा +1 और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 11। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ 10 -1 इफ j इज प्लेस्ड हियर C2 डबल डेज की अगर नीचे रखा हुआ है तो क्या होगा -1। अगर हम यहां रख के सोल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा 9 10 9 और 11 तो आंसर इसका रहेगा 9 और 11। वो डिपेंड करेगा कि जो j रखा हुआ था, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, उस j को कहां प्लेस किया हुआ था टेबल के अंदर। अगर वो लास्ट C2 डबल डेज के नीचे था तो आंसर होगा 9, अगर C2 डेज के नीचे था तो आंसर होगा 11। वो आपको अगर याद है तो आप मैच कर सकते हो कि आप क्या करके आए हो। थैंक यू एवरीवन।